गवर्नमेंट स्टडी सेंटर एक बार पुनः आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग यूपी पीजीटी में इतिहास विषय में आए हुए प्रश्नों पर हल प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम लोग जो है वर्ष 2021 के जो प्रश्न आए हैं उस पर पांचवी और अंतिम क्लास करेंगे। पांचवी और अंतिम क्लास को प्रारंभ करने से पहले आप सभी प्रतियोगियों से निवेदन है कि गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में उन सभी मित्रों को, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी गवर्नमेंट स्टडी सेंटर द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट का लाभ मिले, आपके साथ सेलेक्ट हो, आपके साथ में नौकरी करना प्रारंभ करें। तो चलिए हम लोग जो है आज की क्लास शुरू करते हैं, जो 2021 की अंतिम क्लास है। इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं प्रश्न नंबर 101 से। प्रश्न है, निम्न युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहां देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा नहीं है। ऑप्शन ए है प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, दूसरा प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, सी द्वितीय मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि, डी है प्रथम सिख युद्ध लाहौर की संधि। ये कह रहा है कि ये जो युद्ध हुए हैं, ये युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुए हैं। हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध। हुआ क्या था, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा तथा 1740 से प्रारंभ हो रहे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की युद्ध, इन सभी कारणों से यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन आमने सामने आ गए। फलतः यहां भी जो कंपनियां थी उन लोगों ने भी आपस में संघर्ष प्रारंभ किया। उस संघर्ष के अंतर्गत जो है 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ये कह रहे हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध ये हुआ था 1746 से 48 ईस्वी तक। समझ गए। इस युद्ध का जो क्वेश्चन है कि पेरिस की संधि के द्वारा हुआ था, तो इस युद्ध का अंत जो है पेरिस की संधि के द्वारा ना हो करके एक्स ला सापिल की संधि, एक्स ला सापिल की संधि द्वारा ये संधि हुई थी। कब हुई थी? 1748 ईस्वी में। इस संधि के माध्यम से भारत में दोनों कंपनियां, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, एक दूसरे के क्षेत्र को वापस कर दिए। यहां जो प्रश्न में क्या कह रहा है कि पेरिस की संधि, तो पेरिस की संधि से नहीं हुआ था और सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब तो ये समझा जाना पेरिस की संधि कहां हुई थी और किस युद्ध को समाप्त किया था। पेरिस की संधि हुई थी 1763 ईस्वी में, जब जो है यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था। उस सप्तवर्षीय युद्ध में भी फ्रांस और ब्रिटेन आमने सामने आए। फलतः जो है भारत में इनके द्वारा जो है 1756 से 1763 के बीच युद्ध चला। कब से कब तक? 1756 से 1763 के बीच इनके मध्य भी युद्ध चला। इस युद्ध का अंत हुआ है पेरिस की संधि, मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ है ला एक्स सापिल की संधि के द्वारा, और पेरिस की संधि ने अंत किया था तृतीय कर्नाटक युद्ध के, तीसरे कर्नाटक युद्ध को किया था। यही इसमें सही सुमेलित नहीं है, लेकिन हम लोग रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अन्य विकल्पों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था?
1767 से 1769 के बीच हुआ था। यह युद्ध हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों से, और इस युद्ध का अंत हुआ था मद्रास की संधि द्वारा, जो हुई थी 1769 में। क्लियर? इसलिए सही लिखा हुआ है। द्वितीय मैसूर युद्ध ये हुआ था 1780 से 84 ईस्वी के बीच में, और इस युद्ध का अंत हुआ था मंगलोर की संधि, जो 1784 ईस्वी में हुई थी। और इस युद्ध में जो द्वितीय मैसूर युद्ध का प्रारंभ तो हैदर अली के द्वारा किया गया, लेकिन संधि की गई है टीपू सुल्तान द्वारा और अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, अंग्रेजों में भी किसने किया था, एक बार प्रश्न पूछा है, मैकार्टनी ने। किसने किया था? मैकार्टनी। टीपू सुल्तान और मैकार्टनी के बीच में हुआ था द्वितीय मैसूर युद्ध। तीसरा भी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, जो हुआ है 1790 से, कब से? 1790 से 1792 ईस्वी में। और इस युद्ध का अंत हुआ है श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से। उसके बाद चौथा भी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, वह हुआ है 1799 में, जिसमें पूरी तरह से मैसूर राज्य को जो है अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते हैं, मिला लेते हैं। अब ये कह रहे हैं तो ए विकल्प सही है, विकल्प सही है, और पूछ रहा सही नहीं है। प्रथम सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध हुआ था रणजीत सिंह के बाद में, और पहला जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1845 से 46 ईस्वी के बीच। इसमें 1846 में हुआ था, लाहौर की संधि हुई थी। इस संधि के माध्यम से ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में सर हेनरी लॉरेंस को कहां रखा गया था? लाहौर में रखा गया था। समझ रहे हैं? एक प्रमुख शर्त थी। दूसरा हुआ था आंग्ल सिख युद्ध, यह हुआ था 1848 से 49 तक, और इसी युद्ध के बाद 1849 में लॉर्ड डलहौजी, किसने? डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब आप इन चारों जो है विकल्पों के माध्यम से कई सारों प्रश्नों के बारे में समझ लिया ना, और उत्तर तो यही होगा। जब कह रहा नहीं, तो नहीं में कौन सा है? पहला है, क्योंकि यहां पर हुआ था एक्स ला सापेल की संधि। एक्स ला सापेल की संधि के माध्यम से यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, और यहां भी दोनों कंपनियों में युद्ध समाप्त हुआ। चलें अगला प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा? ऑप्शन ए है हरिहर प्रथम, बी है हरिहर द्वितीय, सी है बुक्का प्रथम, डी है बुक्का द्वितीय। हम सबको पता है इसके बारे में कि 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने, हरिहर व बुक्का, क्या नाम था दोनों भाइयों को? हरिहर व बुक्का। इनको हरिहर प्रथम कह सकते हैं, इनको हरिहर बुक्का द्वितीय कह सकते हैं। पहले हरिहर प्रथम ने शासन किया, उसके बाद जो है बुक्का प्रथम, द्वितीय नहीं, उसके बाद बुक्का फर्स्ट ने शासन किया। समझ रहे हैं? जब बुक्का फर्स्ट ने शासन प्रारंभ किया, तो उन्हीं के समय जो कृष्णा एवं तुंगभद्रा के दोआब का क्षेत्र था, कृष्णा और तुंगभद्रा के जो दोआब का क्षेत्र था, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रायचूर दोआब। क्या कहते हैं? रायचूर
दोआब, इस पर नियंत्रण के लिए बहमनी के शासक थे मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम थे, इनसे युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद शाह प्रथम हार गए। उसके बाद जो है कृष्णा नदी दोनों राज्यों की, विजयनगर की और बहमनी की सीमा रेखा बन गई, समझ गए। और इसीलिए इनकी एक उपाधि है दो समुद्रों का अधिपति। बुक्का प्रथम को दो समुद्रों का अधिपति भी कहा जाता है, दो समुद्रों का अधिपति भी कहा जाता है, एक बात। दूसरी है, बुक्का प्रथम के समय इन्होंने जो है कई देशों जैसे चीन हो गया, मालाबार हो गया, सीलोन हो गया, इन सब से राजनयिक संबंध स्थापित किए और 1374 ईस्वी में चीन में दूत मंडल भेजा। समझ रहे हैं? तो प्रश्न था किस शासक ने चीन में दूत मंडल भेजा? तो ये शासक थे ऑप्शन सी वाले बुक्का प्रथम, इन्होंने ही चीन में दूत मंडल भेजा था। इसके अतिरिक्त इन्हीं के समय, बुक्का प्रथम के समय, इनके पुत्र ने मदुरा, महत्वपूर्ण है, मदुरा की विजय की। इस विजय के बाद से मदुरा जो राज्य था उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त इनको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक भी कहा जाता है। हमें उत्तर मिल गया है। अब हम एक बार इसको तेजी से देख लेते हैं। हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम 1356 से 1377 उत्तराधिकारी हुआ। 1346 ईस्वी से ही संयुक्त शासक के रूप में शासन किया था उसने। उसे सिंहासन का अवलंब भी कहा गया। प्रश्न पूछेगा सिंहासन का अवलंब किसको कहा गया? उत्तर हमको बुक्का प्रथम को लगाना है। बुक्का प्रथम ने कृष्णा तुंगभद्रा के बीच के प्रदेश रायचूर दोआब को तथा तेलंगाना के शासक कापय नायक ने कौलासा दुर्ग की बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम से संयुक्त रूप से मांग की। इससे बहमनी का सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम हैरान हुआ। दूसरे बुक्का ने तुंगभद्रा दोआब में स्थित मुद्दक्कल के किले, क्या लिखा है? मुद्दक्कल के किले पर अधिकार कर लिया। अतः युद्ध है तो पहली बार को ध्यान रखिए, बहमनी का सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम तुंगभद्रा पार कर विजयनगर में प्रवेश किया। फरिश्ता बताता है कि विजयनगर एवं बहमनी के बीच 1367-68 में युद्ध हुआ, जिसमें 4 लाख हिंदू मारे गए। ये बात फरिश्ता बता रहा है। लेकिन युद्ध विजयनगर के पक्ष में समाप्त हुआ। रायचूर दोआब पर विजयनगर का अधिकार हो गया। भारतीय युद्ध इतिहास में इस युद्ध का महत्व है। किस लिए? सर्वप्रथम इसी युद्ध में दोनों पक्षों द्वारा तोपों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। बहमनी और विजयनगर दोनों ने तोपों का प्रयोग किया था, यह जानकारी जो है मिलती है। एक बात। दूसरी, इस युद्ध से संविधान बना कि युद्ध के दौरान आम नागरिकों की हत्या नहीं की जाएगी। आज हमारा जो है यूएनओ भी इस पर जोर देता है और सभी देश जो है उस चीज को मानने के लिए बाध्य भी हैं। कृष्णा नदी को विजयनगर एवं बहमनी के बीच की सीमा रेखा स्वीकार कर ली गई। बुक्का को 2 समुद्र का अधिपति कहा गया। क्या कहा गया? 2 समुद्र का अधिपति कहा गया। बुक्का प्रथम के पुत्र
कुमार कंपन ने 1370-71 में मदुरा के सुल्तान को पराजित किया। मदुरा एवं रामेश्वरम सेतुबंध तक का प्रदेश विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार 1335 ईस्वी में एहसान खां द्वारा स्थापित मदुरा के मुस्लिम राज्य का अंत हो गया। कंपन की विजय के बाद बुक्का प्रथम ने चीन, मालाबार, सिलोन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1374 में उसने चीन को एक दूत मंडल भेजा। यही आपका प्रश्न था, यहीं से उत्तर मिलेगा। ठीक, धार्मिक दृष्टि से उसने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि है। क्या उपाधि है? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की। परंतु उसने जैन, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान आदि सभी को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। सर्वप्रथम बुक्का प्रथम ने ही अपने कुलगुरु के हाथ विद्यारण्य और उनके भाई सायण से वेदों की नई व्याख्या प्रस्तुत करने को कहा। तेलुगु कवि थे कौन? नचन सोम, उसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। पूछ लेगा नचन सोम किसके दरबार में थे? समझ रहे हैं? उत्तर यहीं से मिलेगा। श्रवण बेलगोला लेख के अनुसार बुक्का प्रथम ने वैष्णव एवं जैनियों के बीच मेल मिलाप कराया। इस अवसर पर की गई उसकी घोषणाओं में सम्राट के शिलालेखों में निहित सहिष्णुता की गूंज सुनाई पड़ती है। ये जो श्रवण बेलगोला का अभिलेख है वह उसकी धार्मिक सहिष्णुता की ओर संकेत करता है। समझ गए? आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 103। जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है? ऑप्शन ए है मुजफ्फर आलम, बी है अताहर अली, सी है सतीश चंद्र, डी है शिरीन मुशबी। प्रश्न क्या है कि मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ उसका कारण था जागीरदारी संकट। किसने बताया है? इसमें ऑप्शन सी है सतीश चंद्रा ने इसको बताया है। आइए देख लेते हैं किस पुस्तक में बताया है, और ये भी देख लेते हैं और कौन सी इतिहासकार हैं और कौन सी थ्योरी देते हैं जो मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या करता है। तो डॉक्टर सतीश चंद्र ने एक पुस्तक है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स। क्या पुस्तक का नाम है? पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। इसमें बताया कि जागीरदारी संकट जो है मुगल साम्राज्य के पतन का कारण है। सतीश चंद्रा ने प्रोफेसर इरफान हबीब की पुस्तक है द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। इसमें बताते हैं आर्थिक संकट है पतन का कारण, कृषि संकट का सिद्धांत दिए हैं। विलियम अर्विन, इनकी पुस्तक है द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स। ये बताते हैं सैनिक अक्षमता है मुगल साम्राज्य के पतन का कारण। मोहम्मद अहमद सिद्दीकी ये बताते हैं कि राजनीतिक, शासकीय और आर्थिक दुर्बलताओं के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। जदुनाथ सरकार, इनकी भी पुस्तक प्रसिद्ध है फॉल ऑफ मुगल अंपायर। क्या नाम है पुस्तक का? फॉल ऑफ मुगल अंपायर। इसमें बताया है कि सैनिक और राजनीतिक दुर्बलता ने मुगल साम्राज्य के पतन को सुनिश्चित किया। यहां पर इन इतिहासकारों के नाम जानिए, उनकी पुस्तक का नाम जानिए, कौन सी थ्योरी दिए हैं जो बताती है कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे हैं, इसको समझिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 104। नेति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? ऑप्शन है महावीर जैन, बी महात्मा बुद्ध, सी है लकुलिस, डी है आचार्य शंकराचार्य। कौन सा ग्रंथ? नेत्र प्रकरण। नेत्र प्रकरण जो है ये लिखा गया पाली भाषा में और एक गाइड है। क्या है? गाइड है जो महात्मा बुद्ध के, ऑप्शन बी में है ना, ये ऑप्शन बी सही है, कि जो उपदेशों को व्यवस्थित करती है। एक गाइड है जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों को व्यवस्थित करती है और उसको जो है लोगों के समझने योग्य बनाती है। समझ रहे हैं? व्यवस्थित करके उसको सरल करती है। यह है नेति प्रकरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं इसमें आगे।
नेत्र प्रकरण ग्रंथ महात्मा बुद्ध के उपदेशों संबंधित है। यह पाली भाषा में लिखा गया है तथा बुद्ध के उपदेशों को व्यवस्थित करने, उन्हें समझने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। इसी कोटि का एक अन्य प्रकरण है पेटकोपदेश। इसकी रचना महाकात्यायन ने की, ऐसा माना जाता है। पेटकोपदेश की बात कर रहे थे। आगे आइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 105 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है बी पट्टाभ सीतारामैया, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है तेज बहादुर सप्रू। ये कह रहे हैं कि आधिकारिक इतिहास लेखक मतलब कांग्रेस का सरकारी इतिहास किसने लिखा? सरकारी इतिहास, आधिकारिक इतिहास लेखक मतलब सरकारी इतिहास, इसको लिखा है ऑप्शन बी में जो है कौन है? पट्टाभी सीतारामैया हैं। इन्होंने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस के नाम से इन्होंने लिखा है कांग्रेस का सरकारी इतिहास। और इनके बारे में और आपको जानना हो तो हुआ क्या था कि 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी कहां है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। प्रश्न पूछा जा चुका है। तो त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस में वोटिंग हुई और वोटिंग हुई पट्टाभ सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के मध्य। और पट्टाभ सीतारामैया का समर्थन महात्मा गांधी कर रहे थे। इसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस उस चुनाव में जीते, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और हारने के बाद जो है महात्मा गांधी ने कहा था पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। बाद में कार्यकारिणी के प्रश्न पर कुछ मतभेद होने पर सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। उनके त्यागपत्र देने के बाद शेष कार्यकाल के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये विवरण आपने समझा। आइए और पुस्तकें देखते हैं पट्टाभी सीतारामैया ने और कौन सी पुस्तकें लिखी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार या आधिकारिक इतिहास लेखक बी पट्टाभी सीतारामैया है। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नाम से इसे लिखा। यह पुस्तक 2 खंडों में है। वर्ष 1935 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास प्रस्तुत करती है। समझ गए? इसके बाद फेदर्स एंड स्टोन्स एक महत्वपूर्ण रचना है किसकी? पट्टाभी सीतारामैया की। गांधी एंड गांधीजम ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है। आन खद्दर एक महत्वपूर्ण रचना है। इंडियन नेशनलिज्म। इतनी पुस्तकें हैं पट्टाभी सीतारामैया की। उसको आप जानते रहिए ताकि परीक्षा में आए तो ज्यादा सोचना ना पड़े। आगे चलें अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 106 है, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव की अधिकता है। ए है अटाला देवी मस्जिद, बी है जन्नत खान मस्जिद, सी है बड़ा सोना मस्जिद, डी है अदीना मस्जिद। प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों का प्रभाव अधिकतम रहा है। इसका मतलब है पूर्णतः जो मुस्लिम आर्किटेक्ट पर बनाई गई है उसको कहते हैं जन्नत खान मस्जिद या जमैयत खाना मस्जिद। क्या कहते हैं? जन्नत खान मस्जिद या जमैयत खाना मस्जिद। ऑप्शन बी जो है एक करेक्ट है इसमें। यह मस्जिद जो है पूर्णतः जो है इस्लामिक आर्किटेक्ट पर बनी हुई है। यह मस्जिद है कहां? यह है सूफी संत हैं कौन? निजामुद्दीन औलिया, उन्हीं की दरगाह के पास। कहां पर है उनकी दरगाह? उनकी दरगाह है
दिल्ली में निजामुद्दीन में, तो वहीं पर है। और इसको किसने बनवाया था? जन्नत खान मस्जिद जमैयत खाना को इसको बनवाया था, याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। समझ गए? अब इस पर थोड़ा सा और देखा जाए महत्वपूर्ण चीजें। जन्नत खान मस्जिद जमैयत खाना में शुद्ध इस्लामिक विधि पर बनी पहली मस्जिद है, एकदम नोट कर लीजिए। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप बनवाया। इसका निर्माण अलाई दरवाजा की रूपरेखा तथा शैली पर हुआ था। पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित इस मस्जिद में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। मस्जिद के डाटों के कोनों पर पद्म मुद्रा या कमल के पुष्प का प्रयोग किया गया है। मस्जिद में घोड़े की नाल की भांति अर्धवृत्ताकार मेहराबों का प्रयोग हुआ है। समझ गए? इस मस्जिद में 3 कमरे बने हैं, जिनमें से 2 कमरे आयताकार तथा मस्जिद के मध्य भाग में निर्मित कमरा चौकोर है। जमैयत खाना है, जन्नत खान, समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 107 है, महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? ऑप्शन है पायनियर, बी है हरिजन, सी है मैनचेस्टर गार्डियन और डी है द स्टेटमैन। हम सबको पता है कि 30 जनवरी 1948 में ना दिल्ली में बिड़ला भवन में एक शांति प्रार्थना के लिए जा रहे थे। वहीं पर नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके गांधी जी की हत्या कर दी थी। और गांधी जी की हत्या के उपरांत लंदन से, कहां से? लंदन से प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र जिसका नाम था, ऑप्शन सी में दिया है, द मैनचेस्टर गार्डियन, उसने कहा था वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। आइए इसको देखते हैं। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला भवन में एक बहु विश्वास प्रार्थना सभा महात्मा गांधी के सीने में 3 गोली मारकर चरमपंथी नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी। लंदन से प्रकाशित द मैनचेस्टर गार्डियन में महात्मा गांधी की हत्या के समय लिखा गया वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। निश्चित तौर पर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 108, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? ऑप्शन ए है जी.आर. शर्मा, ऑप्शन बी है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट्स ब्रूसफुट, ऑप्शन डी है ले मसूरिये। तो हम लोगों को पता है ताम्रपाषाण काल को उपकरणों, प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के आधार पर 3 कालों में विभाजित किया गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और बात यहां हमको करनी है किसकी? नवपाषाण काल की। और नवपाषाण काल में एक कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाणी उपकरण किसने प्राप्त किया था? तो भारत में 1842 ईस्वी में, समझ रहे हैं, एच.एम. कृष्ण ने कर्नाटक के लिंगसुगूर, कहां पर? कर्नाटक के लिंगसुगूर नामक स्थान से पहला जो है नवपाषाणिक स्थल प्राप्त किया था। और बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें
तो 1860 ईस्वी में किसने? ले मसूरिये। किसने? ले मसूरिये। ले मसूरिये ने कहां से? टोंस नदी की घाटी में, टोंस घाटी में पहला नवपाषाणिक स्थल प्राप्त किया था। इसमें देखिए ऑप्शन डी, देखिए ले मसूरिये दिया गया है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं। वैश्विक स्तर पर नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से तथा भारत में 7,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। नोट करिए। नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया था। अगर ये पूछे नियोलिथिक शब्द का, नवपाषाण जिसका हिंदी वर्जन होता है, नियोलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉन लुबान ने किया था। कब किया था? 1865 में किया था, अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका में किया। भारत में नवपाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम पुरातत्वविद एच.एम. कृष्ण ने कर्नाटक के लिंगसिगूर में 1842 ईस्वी में प्राप्त किए। उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाणिक उपकरण 1860 ईस्वी में ले मसूरियों ने टोंस नदी घाटी में प्राप्त किए। नवपाषाणिक उपकरणों में सर्वाधिक संख्या कुल्हाड़ियों की है। अन्य उपकरणों में बसुला, छेनी, रुखानिया, हथौड़े आदि हैं। इस काल में मानव ने कृषि का प्रारंभ मानव सभ्यता के इतिहास में एक क्रांति के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब कृषि करेगा तो अस्थायी जीवन यापन करेगा, तो पशुपालन का भी प्रारंभ इसमें हुआ था। मानव अब क्या करे? कृषि कर रहा है, तो अब खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया था। अब वो क्या कर रहा है? खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है। ये रही महत्वपूर्ण बातें आपके उस प्रश्न के संबंध में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 109 पर। किसने अमीरान सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता तथा सैन्य अधिकारी होते थे? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, डी है ताजुद्दीन फिरोज शाह। एक कह रहा है कि अमीरान सदा की स्थापना किसने की? तो देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है विदेशी अमीर, समझ रहे हैं, जो अधिकांशतः मध्य एशिया से आते थे, ये आए। इनको जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने महत्वपूर्ण पदों पर इनकी नियुक्ति की, समझ रहे हैं। ये राजस्व संग्रहकर्ता, सैन्य अधिकारी, इन सब के रूप में इनकी नियुक्ति की। बाद में इन लोगों ने विद्रोह किया और इनका दमन भी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ही किया गया। आपके इसी पीजीटी परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि अमीरान सदा का दमन किसने किया? नियुक्ति भी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, दमन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया है। और इनके विद्रोहों को अगर हम फलीभूत रूप में देखना चाहते हैं तो इन्हीं के विद्रोहों के माध्यम से दक्षिण में 1346 ईस्वी में किसने? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना करने वाले अमीरान सदा थे। इनके बारे में इब्न बतूता भी वर्णन करता है कि 100 गांव के समूह के मुखिया थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। उत्तर मिल गया है और चीजें समझते हैं। वह विदेशी सरदार जो मध्य एशिया से अपने आए, अमीरान सदा कहलाए। उनमें मंगोल, अफगान आदि थे, जिनको मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत, गुजरात, मालवा में नियुक्त किया। इब्न बतूता के अनुसार भारत के सम्राट, इब्न बतूता क्या कहता है? सुल्तान अबुल मुजाहिद मोहम्मद तुगलक
कि एक ही आदत विदेशियों से प्रेम करना तथा उन्हें राज्यपाल एवं उच्च पदों पर नियुक्त का सम्मान देना था। यह बात इब्न बतूता कहता है। मोहम्मद तुगलक ने अपने अमीर वर्ग में बहुत सारे विदेशियों को सम्मिलित किया। इन्हें एज्जा व अजीज कहता था। वो क्या कहता था? ये हमारे अजीज हैं, मित्र हैं। महत्वपूर्ण यह है कि विद्रोही अमीर वर्ग में परिवर्तन लाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक योग्यता के आधार पर एक नया वर्ग बनाना चाहता था। दूसरे, उसका पुराने अमीरों पर विश्वास भी उठ गया था। बर्नी लेकिन इनकी बहुत निंदा करता है, जो अमीर हुए थे। ये कहता है कि इन्हें छिछोरा दीनावस्था में बने अमीर कहता है तथा उनका मजाक उड़ाता है। कौन उड़ाता है? बर्नी। प्रश्न संख्या है 110। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी लॉर्ड एडम्स। ये कह रहा है कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक। देखिए, हम लोग बात कर वेलेस्ली करें तो इन्होंने 1799 में, कब? 1799 में द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लागू किया था। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसके द्वारा होता क्या था कि अगर आपको कोई समाचार पत्र प्रकाशित करना है तो उसके जो है संपादक, प्रकाशक और स्वामी का नाम उस पर लिखना होता था। साथ में अगर कोई मैटर आप जो है छापना चाहते हैं उसको सेंसरशिप के लिए लाना पड़ता था। पहले इसका मतलब था प्री सेंसरशिप, पहले दिखाना पड़ेगा, अगर वह पास किया जाएगा तब छपेगा, अगर पास नहीं किया जाएगा तो नहीं छपेगा। इसका मतलब वेलेस्ली समर्थक नहीं था। वेलेस्ली के बाद जो है कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में आए थे लॉर्ड एडम, लॉर्ड हार्डिंग आए थे। एडम में लॉर्ड हार्डिंग आए थे। लॉर्ड हार्डिंग आए। वेलेस्ली के बाद में जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग आए। उन्होंने 1818 में प्री सेंसरशिप को रद्द कर दिया कि प्री सेंसरशिप की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो प्रेस का समर्थन करते थे, इसलिए ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब देखें इसमें लॉर्ड लिटन और एडम्स का क्या स्थिति है। लॉर्ड एडम्स ये थे कार्यवाहक। क्या थे? कार्यवाहक थे। इन्होंने जो है क्या किया? 1823 में द लाइसेंसिंग रेगुलेशन पास किया। लाइसेंसिंग रेगुलेशन प्राप्त किया। इसके द्वारा इन्होंने क्या किया कि समाचार पत्रों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो उसके बाद आए जो है 1828 से 35 के बीच में आए थे विलियम बेंटिंक। कौन थे? गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है समाचार पत्रों के प्रति उदार थे, ये उदारवादी थे। और एक वर्ष के लिए विलियम बेंटिक के बाद एक वर्ष के लिए, कब से कब तक? एक वर्ष मतलब 35 से 36 के लिए, 1835 से 1836 के लिए आए थे कार्यवाहक गवर्नर जनरल। क्या नाम था? चार्ल्स मेटकाफ। और चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया? जो 1823 का लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट था इसको इन्होंने रद्द कर दिया, समाप्त कर दिया। इसी कारण से मेटकाफ को कहते हैं भारतीय
समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। अगर प्रश्न पूछे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहते हैं, तो हमको उत्तर लगाना है चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। अगला नाम है लिटन का। लिटन ने जो है 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण वाला अधिनियम था, जिसको जो है 1882 में जो वायसराय के रूप में रिपन आए थे, उन्होंने इसको समाप्त किया था। इस तरह से अगर हमको देखा जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग हो गए ना, विलियम बेंटिंग हो गए, चार्ल्स मेटकाफ हो गए ना, रिपन हो गए, ये सब जो है समाचार पत्रों के समर्थक रहे हैं, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं। मैकाले भी इसी पक्ष में खड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम ना, यही था, द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1790 में पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा समाचार पत्रों के संपादक मुद्रक स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता है। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाली तथ्यों को सरकार के सचिव के सामने प्री सेंसरशिप के लिए भेजना होता था। 1807 में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि उक्त प्रतिबंध अंग्रेजी सरकार ने फ्रांसीसी आक्रमण के भय से आरोपित किया था। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने इस प्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स आए। 1823 का अनुज्ञप्ति अधिनियम द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 द्वारा भारतीय प्रेस पर अधिक कठोर शर्तें लागू कर दी, जिसके अनुसार मुद्रक और प्रकाशक को प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के किसी भी साहित्य को छापना अथवा प्रकाशित करना अपराध माना जाएगा। दंड स्वरूप 400 रुपए का जुर्माना अथवा कारावास का प्रावधान किया गया। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने का भी अधिकार होगा। गवर्नर जनरल को अधिकार था कि वह किसी भी लाइसेंस को रद्द करे अथवा नया प्रार्थना पत्र मांग ले। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35 में समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रुख अपनाया, परंतु उसके बाद कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ 1835-36 ने 1823 के कुत्सित नियमों को पूर्णतः रद्द कर दिया। उन्हें भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। 1835 के लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट, ये चार्ल्स मेटकाफ वाला एक्ट है, के अंतर्गत मुद्रक तथा प्रकाशक के लिए केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देना ही आवश्यक था। किस स्थान से आप प्रकाशित कर रहे हैं उसकी सूचना दे दीजिए, पर्याप्त था। लॉर्ड मैकाले जो सच्चा उदारवादी था, उसने भी समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। लॉर्ड लिटन ने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जारी किया। इस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि मजिस्ट्रेट भारतीय पत्रों के संपादकों से या तो बांड लिखा ले कि वह आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे, या छपने से पूर्व निरीक्षण के लिए प्री सेंसरशिप के लिए प्रमाण पेश करें। मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा, उसके बाद अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर मजिस्ट्रेट ने कहा नहीं छपेगा तो नहीं छपेगा, आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। वायसराय लॉर्ड लिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। यही पेज है, 5-6 प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए अगला हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 111 है, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी है रजिया, डी है मोहम्मद तुगलक। बताइए किसको कहा जाएगा अपने युग का अरस्तु? ऑप्शन डी है, क्या है ऑप्शन? मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक है। आइए समझते हैं कैसे। 1328 ईस्वी के सरबन शिलालेख में मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन पृथ्वी के सभी सम्राटों में मुकुट का मोती कहकर किया गया है। वर्णन जो किया गया है
सरमन शिलालेख में क्या कहा गया है? पृथ्वी के सभी सम्राटों में मुकुट का मोती कहा गया है। इसमें उसे ऐसा शासक बताया गया है जिसके काल में वेदों के गायन से सभी पाप भाग जाते हैं। अपनी विद्वता का उसे अपने युग का अरस्तु कहा गया है मुहम्मद बिन तुगलक को। मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की सत्ता पर बैठने वाले सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। वह एक अच्छा सुलेखक एवं कवि था। लेखनी में सुंदर लिखता था और कविता भी लिखता था। वह अपने पत्रों में फारसी पद्यों का उद्धरण दिया करता था। अरबी, फारसी, खगोल, दर्शन, गणित, चिकित्सा आदि पर उसका अधिकार था। वह तीक्ष्ण बुद्धि, आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति एवं ज्ञान पचाने की असाधारण योग्यता से संपन्न था। इब्न बतूता बताता है कि उदारता उसके सभी गुणों में प्रमुख है। कुल मिलाकर वह एक बुद्धिवादी शासक था, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक विश्वासों को श्रद्धा भाव से नहीं अपितु तर्क की कसौटी के अनुसार स्वीकार करता था। ऐसा शासक विवादास्पद शासक जिसको माना जाता है, जिसकी सभी योजनाएं असफल होती हैं, जिसको पागल तक इतिहासकार करार देते हैं, लेकिन उससे अपने युग का अरस्तु भी कहा जाता है। ऐसा शासक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चलें, ये देख लीजिए और मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधियां और क्या क्या हैं, अन्य उपलब्धियां क्या क्या हैं। उसका मूल नाम क्या था? मलिक फखरुद्दीन जौना खां। और इसी जौना खां के नाम पर जो है फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना कराई थी अपने भाई के स्मरण में। इसका उपनाम क्या था? अबुल मजाहिद। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान बनने के बाद उसने अपना उपनाम धारण किया, क्या? अबुल मजाहिद। उसकी उपाधि क्या थी? उलूग खां। अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सिक्कों पर क्या लिखा मिलता था? अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह। राज्यारोहण के तुरंत बाद उसने मुहम्मद नाम अपनाया। एडवर्ड थॉमस ने उसे सिक्के बनाने वालों का सुल्तान एवं धनवानों का युवराज कहा, एडवर्ड थॉमस ने। मोहम्मद तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। मुद्रा शास्त्री मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाए। इसामी ने उसे काफिर, द्वितीय यजीद, ये याद रखिएगा कि द्वितीय यजीद किसको कहा जाता है? कहा बर्नी ने उसे नाकाम परियोजनाओं का मेधावी करता धरता घोषित किया। अभिलेख, ये देखिए लिखा राजा मुद्री अभिलेख में उलूग खां उसकी विजयों का उल्लेख करता है। इस लेख में उसे दुनिया का खान कहा गया है। मदुरा के ज्ञानपुरीश्वर मंदिर लेख में उसे आग सुल्तान कहा गया है। इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधियां हम लोगों ने देखी है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 112 है, अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़ करके। ऑप्शन ए पूर्वी भाग, बी पश्चिमी भाग, सी उत्तरी भाग, डी दक्षिणी भाग। तो राजज्ञाएं कहाँ नहीं मानी जाती थी? वही क्षेत्र होगा जहां पर उसके अभिलेख नहीं मिले होंगे जो राजज्ञा जारी करते थे। आइए मैप में देखते हैं इसको, फिर उत्तर। ये देखिए भारत का उत्तरी भाग, ये देख रहे हैं, ये कालसी मिला है, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, ये सब मिला है ना। और ये देखिए पश्चिमी भाग, उत्तर हो गया, पश्चिम में देखिए गिरनार हो गया ना, ये सब है। दक्षिण में आइए मास्की, गुर्जरा, एरगुड्डी। और अब पूर्व में आइए, पूरा बंगाल वाला एरिया देखिए, यहां पर नहीं मिला है ना अभिलेख। इसका मतलब है राजज्ञा कहां नहीं मानी जाती थी? जो ऑप्शन ए में दिया गया है, पूर्वी भाग में। क्लियर हुआ कि नहीं? इस मैप से निश्चित तौर पर क्लियर हुआ होगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था। ऑप्शन ए गोष्ठ, बी क्षेत्र, सी खल्व, डी खिल्व ना। क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खिल्व कहा जाता था। इसके लिए क्या करना है? गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पीजीटी में जाना है,
ये हम लोग जो 2021 के प्रश्न कर रहे हैं, इसी में जो है दूसरी जब क्लास कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, वहां पर आपको ना जो ओसाने वाले के बारे में बात नहीं हो रही थी, उसी के कंटेस्ट में ये भी वहां हम लोग समझे थे, उसको जाकर के देख लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। 114 है, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ की? कौन सी नीति? नियंत्रण और संतुलन की नीति को प्रशासन में किसने प्रारंभ किया? ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बाबर, बी है शाहजहां, सी है अकबर और डी है जहांगीर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, अकबर होगा, क्योंकि इसने एकीकृत शासन व्यवस्था को अपनाया, शासन प्रणाली को लागू किया। इसने क्या किया? धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। शुद्धता को बढ़ावा दिया, समान न्याय की अवधारणा का पालन किया, सबके साथ समान न्याय किया जाएगा, और एक मनसबदारी व्यवस्था लागू की जिसमें सभी को योग्यता के आधार पर जो है राज्य की सेवा का अवसर दिया गया। इसलिए ऑप्शन सी इसमें अकबर सही है। आइए देखते हैं, अकबर ने प्रशासन में नियंत्रण एवं संतुलन की नीति प्रारंभ की। इसके लिए उन्होंने एक एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली, धार्मिक सहिष्णुता, समान न्याय, मनसबदारी प्रणाली जैसी नीतियां शुरू की। अकबर ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत पर एक सूबेदार बनाया, जब प्रांतीय शासन पढ़ते हैं, सूबेदार नियुक्त किया तथा उस पर नियंत्रण है दीवान नियुक्त किया। प्रांत का प्रशासन का सर्वे सर्वा कौन होता था? सूबेदार, और उससे नीचे के अधिकारी होता था दीवान। लेकिन दीवान डायरेक्ट जो है शाही सत्ता द्वारा नियुक्त किया जाता था, इसलिए वह नियंत्रण करता था। सूबेदार पर एक नियंत्रण का स्थापित किया जो सीधे सम्राट को रिपोर्ट देता था। सभी प्रमुख नियुक्तियां और पदोन्नतियां सम्राट द्वारा की जाती थी। ये है संतुलन और नियंत्रण का मामला। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली के माध्यम से योग्यता के आधार पर अधिकारियों को पद प्रदान किया, उन्हें सैनिक एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व दिए, उन्हें वेतन के रूप में भूमि प्रदान की, परंतु उस भूमि से जो राजस्व है उसको कलेक्ट करने के लिए केंद्रीय अधिकारी नियुक्त किए गए, और वो केंद्रीय अधिकारी क्या करते थे? उस भूमि से राजस्व कलेक्ट करके जो वेतन मनसबदार को मिलना चाहिए वो दे देते थे, शेष को शाही कोष में, फाजिल को शाही कोष में जमा करते थे। अकबर ने महजर की घोषणा की। महजर के माध्यम से उन्होंने कहा कि राज्य के मामले में जो धार्मिक व्याख्या का अधिकार है वो सम्राट के पास रहेगा। धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लिया और अकबर ने दीन इलाही के द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच शांति सद्भाव बनाए रखने की कोशिश की। अकबर ने एक मजबूत न्याय प्रणाली स्थापित करके सभी के साथ समान न्याय सुनिश्चित किया। उसने राजस्व प्रणाली में सुधार करके राजस्व का मूल्यांकन उपज और कीमतों का आधार पर किया। अकबर ने राजपूतों के साथ दमन एवं समझौता या गाजर एवं छड़ी कहते हैं, दमन या समझौता, गाजर या छड़ी की नीति के माध्यम से राजनैतिक एवं वैवाहिक संबंध बनाए और साम्राज्य को केंद्रीकृत किया। समझ रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर यही होगा जो आपने समझा। आगे आइए, प्रश्न 115, राजवाही एवं उलूग खानी थी। ऑप्शन ए फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए बाग का नाम, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए नगर का नाम, फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए नहरों के नाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा? राजवही और उलूग खानी। तो जो राजवही और उलूग खानी जो है ये नहरें हैं। राजवही को यमुना से निकलती है, उलूग खानी सतलज से। समझ रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों का निर्माण कराया है। कुछ लोग 2 वर्णी जैसे 2 का वर्णन करते हैं, 5 का वर्णन करते हैं, उन सबको हम देख लेंगे। पहले है कि राजवही उलूग खानी, उसका भाई मोहम्मद बिन तुगलक उपाधि उलूग खान, उसके नाम पर उस नहर का नाम जो सतलज से निकलती थी, हरियाणा के क्षेत्र में जो सिंचाई के काम में आती थी, उसका नाम रखा उलूग खानी।
ऑप्शन सी है तुगलक द्वारा लगाए गए नहरों के नाम या बनाए गए नहरों के नाम है। आइए इसको देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अनेकों नहरों का निर्माण कराया। तारीख मुबारक शाही के लेखक हैं कौन? याहया बिन अहमद सरहिंदी ने विस्तृत रूप से 4 नहरों को उल्लेख किया है और कहते उसने 100 पुलों, 150 कुओं, 5 नहरों का निर्माण कराया। इनमें से अधिकांश नहरें वर्तमान में हरियाणा क्षेत्र में हैं। किस क्षेत्र में? हरियाणा में। फिरोज शाह ने सतलज नदी पर उलूक खानी नहर, यमुना नदी पर रजवाही या राजवाही नहर का निर्माण कराया। उलूक खानी नहर 150 मील लंबी थी, मतलब उसके द्वारा बनाई गई सबसे लंबी नहर थी जो झज्जर तक जाती थी। रजवाही या रजवाह नहर 96 मील लंबी थी जो घग्घर तक जाती थी। झज्जर तक जाती थी, घग्घर तक जाती है। दोनों नहरें करनाल में एक दूसरे से मिलती हैं। इससे हिसार नगर को पानी की आपूर्ति की जाती थी। तीसरी नहर सिरमौर की पहाड़ियों के निकट से प्रारंभ होकर हांसी। चौथी नहर घग्घर से फिरोजाबाद शहर तक जाती और 5वीं नहर जिसे जुए फिरोजाबाद यमुना नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई पर कर भी लगाया था। उस कर को कहते हैं हाव ए सर्व। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। वह कर कितना होता था? उपज का 10%, उपज का 1/10वां भाग होता था, जिसके द्वारा उसके द्वारा जो आरोपित एकमात्र गैर इस्लामिक कर था। ये जो नहरों की सिंचाई करने पर कर लिया जाता था, सिंचाई कर जो था हाव सर्व था, ये एकमात्र गैर इस्लामिक टैक्स था जो फिरोज शाह द्वारा लगाया गया था। आइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 116 है, निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। किसने भांग पर लगाया था? भांग के उत्पादन पर, भांग की खेती पर लगा दिया था प्रतिबंध, उसकी बिक्री पर। और इन सबको देखने के लिए मुहतसिब नामक अधिकारियों की नियुक्त की गई थी। समझ रहे हैं? और वह है ऑप्शन डी में औरंगजेब। सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। औरंगजेब ने भांग की खेती, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिए। मद्यपान, जुआ, वेश्यावृत्ति का निषेध किया। 1666 में तंबाकू पर लगने वाले चुंगी कर को समाप्त किया। औरंगजेब ने सूबे में मुहतसिब, धर्माधिकारी कहते हैं, नियुक्त किए। इन अधिकारियों को यह देखना होता था कि लोग शरीयत के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं या नहीं। इस तरह से उनका काम यह देखना था कि सार्वजनिक स्थानों में शराब और भांग जैसी नशीली वस्तुओं का सेवन न किया जाए। उन्हें वैश्यालयों, जुए के अड्डों आदि पर नियंत्रण रखने तथा बांटों एवं मापों की जांच की भी जिम्मेदारी थी। किसकी थी? मुहतसिब की। और एक महत्वपूर्ण चीज है, उसको क्या कहते हैं? जिंदा पीर, शाही दरवेश, 2 उपाधियां थी। औरंगजेब इस्लामी कानूनों का अक्षरशः मानने के कारण अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए क्या था? जिंदा पीर था। तथा सादा जीवन और शराब न पीने के कारण उसको शाही दरवेश कहा जाता था। अगर परीक्षा में पूछे जिंदा पीर किसकी उपाधि है, शाही दरवेश किसकी उपाधि है, आंख बंद करके औरंगजेब को लगाइएगा। अगले प्रश्न को हम लोग शिफ्ट करते हैं। प्रश्न है 117, सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडयार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? ऑप्शन है निजामुल मुल्क, बी है लाबुर्डोनो, सी है डुप्ले, डी है इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोग जब 101 नंबर प्रश्न पर बात कर रहे थे तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आया था। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है ये हुआ था 1746 से 48 के बीच। ठीक, अब इस युद्ध में हम लोग बात करते हैं मद्रास पर। मद्रास पर जो है दोनों शक्तियां माने फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी दोनों अधिकार करने का प्रयास करते हैं।
और कर्नाटक के नवाब होते हैं अनवरुद्दीन। उनके क्षेत्र में दो कंपनियां एक क्षेत्र पर अधिकार के लिए प्रयास कर रही हैं, उन्होंने मना किया। तब जो है जो फ्रांसीसी थे गवर्नर डुप्ले, उन्होंने अनवरुद्दीन को, नवाब कौन थे, अनवरुद्दीन को आश्वासन दिया कि जब हम जो है इसको जीत लेंगे तो मद्रास आपको दे देंगे। तो नवाब साहब मान गए, समझ रहे हैं, नवाब मान गए। उसके बाद जो है 1746 में मद्रास पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया और मद्रास के कब्जे के मुद्दे पर एक मतभेद आया। मिलकर कब्जा किया था ला बुर्डोने और डुप्ले ने, और डुप्ले चाहता था कि हम इस पर अधिकार करें, बुर्डोने चाहता था कि हम फिरौती ले लें और अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दें। और अंत में ला बुर्डोने की बात मानी गई और एक रकम लेकर के मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। ला बुर्डोने वापस चला गया फ्रांस, तो डुप्ले ने जो है उस पर अधिकार कर लिया। और जब मद्रास पर अधिकार किया तो बहुत से अंग्रेजों को बंदी बनाया, उसमें रॉबर्ट क्लाइव भी था, समझ रहे हैं। अब जब अंततः जो है मद्रास पर फ्रांसीसी कब्जा डुप्ले ने कर लिया, तब जो है अनवरुद्दीन ने कहा कि आपने आश्वासन दिया था, तो उस आश्वासन से डुप्ले मुकर गया। डुप्ले के मुकरने के कारण जो है अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र महफूज खां, क्या नाम था, महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की एक सेना फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए भेजा। तो फ्रांसीसियों की ओर से कैप्टन पैराडाइज, क्या नाम था, कैप्टन पैराडाइज, जिनके पास सेना समझिए कितनी थी, 230 तो फ्रांसीसी सैनिक थे और 700 भारतीय सैनिक थे। 230 और 700 930 थे। इन दोनों का युद्ध जो है अडयार, कहां पर, अडयार नदी के पास, नदी के किनारे सेंट थोमे में हुआ। इस युद्ध में कैप्टन पैराडाइज की छोटी सी सेना महफूज की असंगठित अप्रशिक्षित 10,000 की विशाल सेना को हरा दिया। और इसी युद्ध को क्या कहते हैं, सेंट थोमे का युद्ध या अडियार के युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में जो है नवाब को किसने हराया, कैप्टन पैराडाइज। ऑप्शन में देखिए कैप्टन पैराडाइज नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें इनमें से कोई नहीं, यह करेक्ट ऑप्शन होगा। देख लीजिए जो हम लोग बातें कर रहे हैं, डुप्ले और ला बुर्डोने ने सितंबर 1746 में मद्रास पर अधिकार कर लिया। मद्रास पर फ्रांसीसी अधिकार के मुद्दों में दोनों मतभेद था। डुप्ले जो है अधिकार चाहता था, ला बुर्डोने पैसा चाहते थे। अंत में ला बुर्डोने की बात मानी गई, पैसा लेकर चले गए। फिर बाद में डुप्ले ने क्या किया, बुर्डोने के जाते ही डुप्ले ने मद्रास पर आक्रमण करके पुनः उस पर अधिकार कर लिया और रॉबर्ट क्लाइव सहित अनेक अंग्रेजों को बंदी बना लिया। मद्रास के युद्ध के समय डुप्ले ने नवाब अनवरुद्दीन को आश्वासन दिया था कि मद्रास को अंग्रेजों से जीतने के बाद उसे सौंप देगा, लेकिन मद्रास विजय के बाद डुप्ले ने आश्वासन का पालन नहीं किया। क्रोधित होकर नवाब अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की एक विशाल सेना फ्रांसीसी आक्रमण के लिए भेजा। इस सेना का कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में छोटी सी फ्रांसीसी सेना, जो 230 फ्रांसीसी सैनिक, 700 भारतीय सैनिक थे, 1748 में अडयार नदी के किनारे सेंट थोमे में युद्ध हुआ। महफूज खां पराजित हो गया। इसे ही अडयार या सेंट थोमे का युद्ध कहते हैं। यह इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारतीय सेना की पोल खोलती है और यह बताती है कि एक अनुशासित संगठित छोटी सी सेना भारतीयों की विशाल सेना को भी पराजित कर सकती है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 118 है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई, 1346 में बहमनी, तो लगभग एक समय में दोनों साम्राज्य उत्पन्न हुए। इन दोनों साम्राज्यों का
कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब है ना, कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब पर आधिपत्य के लिए संघर्ष हुआ, जिसको रायचूर दोआब कहते हैं। कौन से दोआब कहते हैं? रायचूर दोआब कहते हैं। और ऑप्शन बी देखिए, देखिए सब लोग, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें लिखा है रायचूर दोआब। आइए इसको देखते हैं। दक्षिण में मुगल सत्ता के पतन के बाद 14वीं शताब्दी के मध्य में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों लगभग एक ही समय पर अस्तित्व में आए। दोनों राज्यों का स्थापना के समय से ही उन दोनों में लंबा संघर्ष चलता रहा। प्राय संघर्ष के द्वारा भयंकर संहार और विनाश हुआ। इन दोनों के मध्य संघर्ष का केंद्र कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित प्रसिद्ध रायचूर दोआब था। ऐसी स्थिति में इसे रायचूर दोआब की समस्या भी कहा गया। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 119। गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया? ऑप्शन है उत्तरी बिहार, बी है उत्तर पश्चिम भारत, सी है मध्य भारत, डी है दक्षिण भारत। देखिए, गुप्तों की जो सत्ता का केंद्र था वो आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार था। समझ रहे हैं? आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार के पास इनके लौह अयस्क के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। मध्य भारत और दक्षिणी बिहार, मध्य भारत और दक्षिणी बिहार। तो इनको लौह अयस्क का प्रमुख जो भंडार क्षेत्र था वो था मध्य भारत, दक्षिणी बिहार। विकल्प में देखिए उत्तरी भारत दिया गया है, इसलिए कट जाएगा। सी इसमें दिया गया है मध्य भारत। तो एक करेक्ट आंसर यही होगा कि मध्य भारत इसका है। आइए इसको देख लेते हैं। गुप्त शासकों ने लौह अयस्क मध्य भारत और दक्षिण बिहार क्षेत्र से प्राप्त किया। गुप्त साम्राज्य का मूल क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश एवं बिहार था, इस लौह अयस्क भंडार के निकट में था। धातु के विषय में तकनीकी जानकारी उन्नत अवस्था में पहुंच गई थी, क्योंकि लौह शिल्प का सबसे सुंदर उदाहरण मेहरौली का लौह स्तंभ है, जो 28 फुट लंबा 6 टन वजन का है। आज तक इस पर जंग नहीं लगा, जो तात्कालीन लौह शिल्प के विकसित होने का प्रमाण है। वारंगल 3री शताब्दी में लौह यंत्रों का उपकरणों का प्रसिद्ध केंद्र था। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि 3री शताब्दी में लौह यंत्रों या उपकरणों का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? लगाना है वारंगल। एक कहां था? वर्तमान तेलंगाना में। आइए क्वेश्चन नंबर है 120। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में है। यह किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है अरबी, बी है तुर्की, सी है फारसी, डी है उर्दू। हम लोगों ने अभी पढ़ा था इसी 2021 में, हम लोग जब 3री क्लास कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 75 में ये पूछा था कहां का निवासी है ना? कौन? इब्न बतूता 1333 में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी बनाया था। बाद में 1342 ईस्वी में चीन में जो है दूत के रूप में भेजा था। इसने रेहला नामक एक ग्रंथ लिखा है जो अरबी भाषा में है। ऑप्शन ए क्या है? अरबी है। तो इसको क्या लगाना है आपको? अरबी। इसके लिए आपको देखना क्या पड़ेगा? पीजीटी प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वर्ष जो हम लोग चल रहे हैं 2021 की 3री क्लास का 75 देखिएगा, चीजें और आपको मिलेंगी। प्रश्न है 121। 1857 में किसने कहा हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? ऑप्शन ए है महारानी विक्टोरिया, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है बहादुर शाह। इनमें से कोई नहीं। हुआ क्या था कि 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ और वहां से जो सैनिक हैं, जब 1857 का विद्रोह हुआ ना, तो सभी सैनिक हिंदुस्तान की सत्ता के प्रतीक दिल्ली की ओर आए, क्योंकि दिल्ली में मुगलिया शासक कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे। क्योंकि अंग्रेजों ने सत्ता तो मुगलों से ली थी, इसलिए इन लोगों ने जो है, जो सैनिक आए, उन्होंने कहा कि मुगलों सत्ता अंग्रेजों ने ली है, इसलिए मुगल को, मतलब मुगल सम्राट बहादुर शाह को सत्ता उनसे वापस लेनी चाहिए और हमारा नेतृत्व करना चाहिए। और नेतृत्व के बाद जब विजय प्राप्त होगी तो हिंदुस्तान का सम्राट मोहम्मद शाह
जफर को बनाया जाएगा, बहादुर शाह जफर को बनाया जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय को बनाया जाएगा, तब जो है बहादुर शाह, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, ने कहा हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है। समझ गए? इसलिए उत्तर होगा बहादुर शाह। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था। ऑप्शन ए राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक, बी प्रमुख सेनाध्यक्ष, सी नमक अधीक्षक, डी आकलन और संग्रहण का प्रमुख अधिकारी। मौर्य काल में देखिए जो विभाग होते 18 तीर्थ की बात हुई है। ये तीर्थ क्या थे? ये थे विभाग थे। उसके बाद अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों की चर्चा की गई है। तो 18 जो तीर्थ थे उन्हीं तीर्थों में एक है सन्निधाता, और असन्निधाता क्या करता है? राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अनक्षक था, कोषाध्यक्ष था। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। और हमको अब क्या करना है? इस परीक्षा में जो 18 तीर्थ उनको देख लेना है। किसी न किसी तीर्थ को अगले पेपर में डाला जा सकता है, इसलिए आइए देख लेते हैं। मौर्य शासन की सुविधा के लिए अनेक विभागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में निम्नलिखित 18 तीर्थों के पदाधिकारियों का वर्णन किया गया है। मंत्री तथा पुरोहित जो पहले हैं, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य दोनों विभाग के अधीन, कौटिल्य के अधीन था। बिंदुसार के समय में पहले जो है कौटिल्य, उसके बाद खट्टालक थे। अशोक के समय में राधागुप्त प्रधानमंत्री थे। पुरोहित का उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरे तीर्थ क्या थे? युवराज सम्राट का उत्तराधिकारी, प्रशासनिक कार्यों में सम्राट की मदद करते थे। तीसरे सेनापति थे, युद्ध के मंत्री थे। सन्निधाता ये पूछा था ना, राजकीय कोषाध्यक्ष थे। चौथा समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी। मुख्य कार्य क्या था? राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का विवरण रखना, वार्षिक बजट तैयार करना। जनपदीय कार्यों में सहायता करने के लिए समाहर्ता के अधीन शुल्काध्यक्ष, पणयाध्यक्ष, शीताध्यक्ष आदि पदाधिकारी काम करते थे। व्यवहारिक दीवानी मामलों का प्रमुख न्यायाधीश, प्रदेष्टा फौजदारी मामलों का प्रमुख न्यायाधीश। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसको देख के जाना है। व्यवहारिक माने दीवानी, प्रदेष्टा माने फौजदारी। मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। दंडपाल, सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी। नंबर 10 अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। नंबर 11 दुर्गपाल, देश के भीतर के दुर्गों का रक्षक। नंबर 12 नागरक, नगर का प्रमुख अधिकारी। नंबर 13 आटविक, वन विभाग का प्रमुख अधिकारी। नंबर 14 प्रशासता, राज्य के समस्त विभागों के रिकॉर्ड अक्षपटलक नामक एक कार्यालय में रखा जाता था। इस कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी प्रशासता होता था। समझ गए? यह राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। कर्मांतिक, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। नायक, सेना का संचालक। दौवारिक, राजमहलों की देखभाल करने वाला प्रधान अधिकारी। अंतर्वर्षिक, सम्राट के अंगरक्षक, सेना का प्रधान। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया सभी विभाग। प्रश्न नंबर जो है 123 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया? नंबर 1 बलबन, बी क्या है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है फिरोज शाह तुगलक। देखिए सल्तनत काल में जो है बटाई पद्धति चल रही थी, मुक्तई पद्धति चल रही थी। फिर मसाहत आई। मसाहत में क्या करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था, इसलिए इसमें ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी सही है। इसमें बिस्वा के आधार पर भूमि की माप की जाती थी, उसके आधार पर जो है टैक्सेशन किया जाता था। ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण के मुख्यतः 3 तरीके थे। एक बटाई है, वास्तविक उपज में राज्य के हिस्से का निर्धारण किया जाता था। बटाई प्रणाली को विभिन्न नामों से जानते हैं। किस्मत गल्ला, गल्ला बख्शी अथवा हासिल आदि नामों से जाना जाता था। मुक्ताई, यह लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी। यह हिस्सा बांट प्रणाली पर आधारित थी। तीसरा मसाहत, इसमें भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता है। इस प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किया गया।
अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश माने माप कराकर लगान वसूलना प्रारंभ किया। उसने बिस्वा को न्यूनतम इकाई माना, परंतु अवध, गुजरात, सिंध, मालवा और राजपुताना में मसाहत लागू नहीं किया। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मसाहत कहां पर नहीं लागू किया, कहां पर जो है माप के आधार पर भूमि कर का निर्धारण नहीं किया। अवध है, गुजरात है, सिंध है, मालवा है और राजपुताना है। वह भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व का निर्धारण किया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने कर की नकद अदायगी अनिवार्य कर दी। अपवाद स्वरूप राजस्थान के झैन से अन्नागार है तो राजस्व का आधा भाग अनाज के रूप में लेता था, नकद लेता था लेकिन झैन से अनाज के रूप में लेता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब में लगान में वृद्धि की। किसान को उपज के 1/3 के स्थान पर 1/2 लगान गंगा यमुना का जो दोआब था के रूप में लेना प्रारंभ किया। 50% 33% के स्थान पर उसने दोआब में करमुक्त भूमि को नियंत्रण में स्थापित किया। मतलब जो एकता के रूप में, इनाम के रूप में, मिल्क के रूप में, वक्फ आदि के रूप में सामंतों, अधिकारियों, उलेमाओं के पास में जमीन दी गई थी, उनका अधिग्रहण करके करके क्या किया, खालसा भूमि में परिवर्तित किया। अलाउद्दीन 2 नए कर लगाए थे, घरी, दूसरा चराई। घरी माने मकानों पर कर, घर से घरी, चरागाहों पर कर माने चराई। लगान वसूली के कार्यों में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए अलाउद्दीन ने दीवान मुस्त खराज की स्थापना की। परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि दीवान मुस्त खराज की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। क्योंकि जो राजस्व अधिकारी राजस्व की चोरी करते थे उस राजस्व अधिकारियों से वसूले गए राजस्व को वसूलने के लिए इन्होंने क्या किया, दीवान मुस्त खराज की स्थापना की। इस विभाग ने लगान एकत्र करने वाले अधिकारियों से बकाया राशि की वसूली के लिए कठोर उपाय किए। अलाउद्दीन ने मध्यस्थों को लगान वसूली के कार्य से मुक्त कर दिया। लगान सीधे केंद्रीय कर्मचारियों आमिल, नौसिंदा, सरहंग, मुहस्सिल आदि द्वारा वसूला जाने लगा। अलाउद्दीन ने ग्रामीण प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप किया और ऐसा करने वाला वह पहला सुल्तान था। वह प्रथम मुसलमान था जिसने कृषकों से सीधा संबंध स्थापित करने की कोशिश की तथा ग्रामीण स्तर पर भारी भूमि सुधार किया। उसने पटवारियों की बहियों का निरीक्षण करने की प्रथा को प्रारंभ किया। समझ गए? आइए अगला क्वेश्चन है 124। निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी है लॉर्ड मिंटो, डी है लॉर्ड हार्डिंग। 1905 में भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद को दबाने के लिए बंगाल विभाजन किया गया कर्जन के द्वारा। और जनमत की मांग पर फिर 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग थे वायसराय, तब भारत विभाजन को रद्द किया गया है। इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही है। इस रद्द करने के लिए दिल्ली में एक जो है शाही दरबार का आयोजन हुआ। उसमें ब्रिटेन के शासक जॉर्ज पंचम और महारानी क्वीन मेरी ने जो है यह घोषणा की थी और इसमें ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग 10 से 16 तक थे। 1910 से 16 तक ने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए इसे रद्द किया था और यह कार्य अरुंडेल समिति की सिफारिश पर की गई थी। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, महारानी क्वीन मेरी ने के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 सितंबर 11 को सम्राट ने दिल्ली में जो दरबार हुआ था बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति दी गई। कलकत्ता से अब दिल्ली आ रही है राजधानी। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने के बाद उड़ीसा और बिहार एक नया प्रांत बनाया गया। उड़ीसा और बिहार प्रांत अलग अलग एक ही प्रांत है। असम का एक पृथक प्रांत के रूप में गठन किया गया जैसा कि 1874 ईस्वी में स्थिति थी। अब असम में एक जो नवगठित असम प्रांत था उसमें सिलहट को भी सम्मिलित कर लिया गया। किसको? सिलहट को भी सम्मिलित कर लिया गया। अगला प्रश्न है 125 है।
पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन डी सी 1907, ऑप्शन डी 1908। पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना 1906 माने ऑप्शन बी में की गई थी। कहां की गई थी? अमेरिका में की गई थी। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में की गई थी, समझ रहे हैं। और इसके जो अध्यक्ष बने थे मोहम्मद बरकतुल्ला थे। और करेक्ट उत्तर क्या है? बी है, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं। पैन आर्यन एसोसिएशन, पैन आर्यन की स्थापना 1906 में कौन को? मोहम्मद बरकतुल्ला, एस.एल. जोशी, जॉर्ज फ्रीमैन द्वारा अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में किया गया। और इसके अध्यक्ष बने कौन? मोहम्मद बरकतुल्ला बने। इसका उद्देश्य क्या था? विश्व शांति को बढ़ावा देना, सभी जातियों की स्वतंत्रता और खुशी को सुरक्षित करना, एशिया को यूरोपीय वर्चस्व और शोषण से मुक्त करना था। 1907 में पैन आर्यन एसोसिएशन की पहली बैठक में रामनाथ पुरी ने ब्रिटिश उत्पीड़न और भारत को नए औद्योगिक आंदोलन पर जोर दिया। रामनाथ पुरी नाम सुना होगा। इनका एक पत्र था सर्कुलर ए आजादी, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सर्कुलर आजादी किसका पत्र था? ये रामनाथ पुरी थे। इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश उत्पीड़न और भारत में नए औद्योगिक आंदोलन पर जोर दिया था। इसकी जो पहली बैठक हुई थी 1907 में, स्थापित कब हुआ था? 1906 में। इस तरह से हम लोगों ने जो है आज वर्ष जो है 2021 में पीजीटी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का हल कर लिया है। अब जो है आप लोगों को क्या करना है? पूरे 5 क्लासों के अंतर्गत जो इसको किया गया आपको उसको देखना है। और देखने के बाद जो है लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए, और ताकि ये पता चले कि जो हमारा उद्देश्य है कि हम पुराने प्रश्नों का हल इसलिए कर रहे हैं ताकि एथेंटिक और सही उत्तर प्राप्त कर सके। साथ में जब उत्तरों की चर्चा कर रहे हैं तो उससे नए प्रश्न कौन से बन रहे हैं उसके ओर संकेत कर सकें, उसको जान सके। तो आज हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।